मुस्लिम में कहा ही जाता है कि फिल्म नाटक ये सबसे एकदम दूर रहो, नहीं तो फिर तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। कुफ्र करने वाले को काफिर कहते हैं। और अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हो, किसी और धर्म को मानते हो तो इस्लाम की तरफ से आप काफिर हो। मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा नाम रूबी खातून है। तो इनके यहाँ जो दिक्कतें हुई उससे ज़्यादा मेरे यहाँ दिक्कतें हुई थी, क्योंकि हमारे में मज़हब में क्या होता है कि लड़की है तो हिसाब में रहिए, पर्दे से पर्दे तक नहीं जा सकते। पर्दा मतलब टीवी। मुझे अपनी फैमिली से बॉयकॉट कर दिया गया था। क्यों? टिकुली पेंटिंग में जो भगवान होते हैं उनकी पेंटिंग्स बनती है, भगवान जैसे राम जी की स्टोरी, कृष्ण जी की स्टोरी, गणेश जी की स्टोरी। बहुत सारा मौलाना कहते थे कि भाई फिल्म की जितनी भी हीरो हीरोइन है सबके सब जहन्नम में जाएंगे, उसी में जाने में ज़्यादा मज़ा है। हाँ। बाकी मौलाना लोग से लेकर के जो भी जन्नत में जाएंगे वो लोग तो झांक झांक करके हम ही लोगों को देखेंगे ना। कि उस वक्त समझ लेना, भाई साहब सुनिएगा, भाई साहब आपके लिए है, आपके लिए है। उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है जब आईना सच कहने से इनकार करेगा। क्या बात है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की लोकसभा चुनाव की यात्रा है जो इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में, और मैं इस समय पटना के सबसे सुंदर पते में हूँ। ये पता है बिहार म्यूजियम का, विश्व स्तर का है, और ये किसी भी किस्म से नेताओं के द्वारा ईजाद गल्प नहीं है। ये वस्तुनिष्ठता के साथ कहा गया एक वक्तव्य है। ये विश्व स्तर का बिहार म्यूज़ियम है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो आर्ट गैलरीज़ हैं, जो ऑडिटोरियम हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिस तरह का स्थापत्य है, वो अद्भुत है। और देश में मैंने बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़ियम देखे हैं, दुनिया में भी देखे हैं, यूरोप में, यूएस में, और ये उसी के टक्कर का है, उसी के लेवल का है। ऐसे बिहार म्यूज़ियम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। म्यूज़ियम में अमूमन कलाकृतियाँ होती हैं, इतिहास से जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो हमने, हमारे जो साथी हैं इंडिया टुडे हिंदी के पुष्पमित्र जी, जो खुद भी एक बहुत जाने माने लेखक हैं, इन्होंने रेडियो कोसी और रुकतापुर के नाम से 2 किताबें लिखी हैं। इनसे आग्रह किया कि ज़रा पटना में स्थित कुछ संगीत से जुड़े, थिएटर से, सिनेमा से जुड़े या कला से जुड़े अलग अलग संस्कृति कर्मियों को जोड़ा जाए और उनसे समझा जाए कि बिहार का सांस्कृतिक मंजर कैसा है और क्या क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तमाम मेहमान जुड़े हैं, जिसमें से कुछ टेराकोटा, टिकुली आर्टिस्ट, मधुबनी आर्टिस्ट, या मधुबनी पे आर्ट क्रिटिक पेश करने वाले, या थिएटर से जुड़े लोग, या संगीत से जुड़े लोग, सिनेमा से जुड़े लोग, या यहाँ के प्रबंधन से जुड़े लोग, शिल्प से जुड़े लोग मौजूद हैं। तो इन सब से हम लोग बात करेंगे। मैम हैं जो टेक्सटाइल पे, हैंडीक्राफ्ट पे काम करती हैं। इन सब लोगों से आप लोगों से शुरुआत करते हैं। पहले तो ये टिकुली क्या होता है? ये बेसिकली टिकुली पटना का फोक आर्ट है। टिकुली पेंटिंग पटना का फोक आर्ट है। ये माना जाता है कि मौर्य काल में जो बिंदी लगाती थी महिलाएं, उसी से ये शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके ये टिकुली से शुरू हुआ और ये टिकुली पेंटिंग पर आज के डेट में जाना जाता है। टिकुली पेंटिंग शुरू तो बिंदी से हुई थी, लेकिन आज के डेट में ये पेंटिंग के फॉर्म में है। और ये जैसे आपके घर में कोई भी आर्ट प्रोडक्ट हो गया या वॉल हैंगिंग आइटम्स हो गया, ये सब इस पे बनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना इमाम है। शबीना जी, तो अगर किसी को टिकुली पेंटिंग सीखनी हो तो क्या तरीका है? बड़े आर्टिस्ट वैसे तो मेरे गुरुजी पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास सर हैं, और मैं भी हूँ जो अभी एज ए फैकल्टी काम कर रही हूँ। ये बढ़िया है, मुझसे सीखो। नहीं, अब जब लोग कम हैं तो भाई बताना ही पड़ेगा ना। तो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट कैसा है? टिकुली आर्ट को लोग खूब खरीदते हैं। सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पर कितनी जागरूकता है इसको लेके? बेसिकली टिकुली पेंटिंग अभी से 10 से 20 साल पहले ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, पटना के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन सिन्हा सर के वजह से और भी मेरे गुरुजी की वजह से, और हम लोगों ने काम किया काफ़ी बहुत ज़्यादा पटना से बाहर, बिहार से बाहर हम लोगों ने काफ़ी सारे फेयर्स किए, और उन सब की वजह से लोग इसको जानते हैं आज के डेट में। जी, जरा इसके कुछ फ़ोटो भी भेजिएगा, वीडियो में लगवा देंगे हम तेज जी। हाँ जी, आप क्या करती हैं? सर मैं एक कंटेम्प्रेरी मूर्तिकार हूँ और टेराकोटा में काम करती हूँ। मैं टेराकोटा और फाइबर मिक्स मीडिया में काम करती हूँ, म्यूरल्स करती हूँ मैं। कुल्हड़ जो होता है वो भी टेराकोटा ही होता बिल्कुल है? बिल्कुल, वो भी टेराकोटा होता ताकि है। लोगों को समझ में आ जाए। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हाँ, चीज़ है। मिट्टी से जो बनी हुई चीज़ होती है जिसको कि हम पका देते हैं, तो उसका टेक्निकल वर्ड है टेराकोटा के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, उस समय से चला आ रहा है। क्या बनाते हो आप? मैं म्यूरल करती हूँ सर, म्यूरल आर्ट करती हूँ मैं।
भित्ति आसान भाषा में बताइए। चित्र, भित्ति चित्र मतलब आप पेंटिंग देखते हैं जैसे ये फ्लैट दीवार होता है, है जी, इसको भित्ति कहते हैं। और उसके ऊपर उभार करके जो हम चित्र बनाते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं, तो म्यूरल आर्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ संस्थानों में बनते हैं या लोग अपने घरों में भी बनवाते हैं? अपने घरों के लिए भी बनाते हैं, अब तो महंगा लोग बहुत होता होगा, जी बहुत मेहनत का होता करना है पड़ेगा उसके लिए। मेहनत बहुत होती है सर, तो टाइम टेकिंग होता है, बट इसको लोग पर अब संस्थानों ऑफिस में तो बन ही बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बनाते सिखाती भी हैं। हैं आप? जी मैं सिखाती भी हूँ। यहाँ कोई बिहार में कला सीखने के लिए संस्थान है कोई? अगर मैं भित्ति चित्र बनाना सीखना चाहूँ तो कहाँ जा सकता हूँ? पटना आर्ट्स कॉलेज? पटना आर्ट्स कॉलेज है, उपेंद्र महारथी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टेराकोटा के भी क्लासेस होते हैं जहाँ पे आप मुखिया थे? जी। और अभी विद्युत भवन में एक आश्रा एक संस्था है, उसके सौजन्य से अभी क्लासेस चल रहे हैं, 3 महीने के कोर्सेज होते हैं, वहाँ भी टेराकोटा सिखाया जाता है। आप सब लोग मधुबनी आर्टिस्ट हैं, आप चारों लोग हैं। क्या नाम है दीदी आपका? विभालाल विभालाल। अलका दास। तो इसमें मधुबनी में भी और कैटेगराइजेशन होता है कि कौन सा मधुबनी? ये सब एक जेनरिक टर्म ही चलता है। मधुबनी में 3 है क्या बोलते हैं, सामाजिक, धार्मिक और नेचर पे। सामाजिक, धार्मिक और प्राकृतिक। और जैसे ये साड़ियों में दिखती है मधुबनी पेंटिंग, तो वो भी इसी में आएगी। तो आप लोग साड़ियाँ भी डिज़ाइन करते हैं क्या? हाँ, साड़ी में भी वही चीज़ जो भी बनता है, जैसे हम दीवार पे बनाते हैं तो देवी देवता का चित्र बनाते हैं, नेचर का बनाते हैं, और साड़ी पहनावा को हो गया तो उसमें हम पे नेचर वाला फूल पत्ती ये सब, ज़्यादा धार्मिक चीज़ नहीं, क्योंकि वो हम पहनते हैं क्योंकि वो पूजा पाठ का चीज़ है, तो वो थोड़ा। आप मिथिलांचल से हैं या यहीं पटना से? हाँ, मिथिलांचल से। आप सॉरी माफ़ करिएगा, मधुबनी से। आप मधुबनी से हैं जिसके नाम पे है मधुबनी। हाँ हाँ, ये भी मधुबनी की ही है। अच्छा, हाँ कहाँ सीखा आप लोगों ने? इसका कोई संस्थान है? हाँ, सीखा संस्थान इसका बेसिकली हम लोग घर से ही सीखते हैं, लेकिन कुछ उसमें जैसे हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। इसमें मधुबनी ही है लेकिन उसको एक आर्ट फॉर्म में उसको डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे किसी का स्टोरी लेके, जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं तो उस पर उसका बायोपिक लेके उस पर अपने हिसाब से उसको काम करते हैं। शैली मधुबनी रहेगी, कहानी गांधी जी के किसी प्रसंग की रहेगी? हमारी रहेगी, किसी की भी रहेगी। अरे वाह। और इसके अलावा तो पारंपरिक तो हमारे घर से, हमको लगता है कि हम लोग तो जब जन्म लेते हैं तभी से हम लोग इसको देखते हैं, और देखते देखते तो स्वाभाविक है हम लोग सीख लेंगे। एक हमारी भाषा की तरह हमारी पेंटिंग भी है, मधुबनी पेंटिंग भाषा की तरह पेंटिंग। वाह। जैसे हम मैथिली बोलते हैं जी। तो ये हमारी मिथिला पेंटिंग भी उसी तरह है, जो हमारे यहाँ सब साथ साथ डेवलप होता है, खास करके लड़कियों में, महिलाओं में। आप लोग भी मधुबनी पेंटिंग करते हैं? यही, और आप लोग भी वहीं से हैं, मधुबनी के इलाके से? बिल्कुल है। हमारी नानी सबसे पहली पद्मश्री 1970 में नेशनल अवार्ड और 1975 में मिला। जगदम्बा देवी नाम था, और उन्हीं के जी उन्हीं से हमारे एक पत्रकार मित्र हैं सीनियर अरविंद दास जी, उन्होंने विस्तार से लिखा। हाँ जी 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 दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोग का ये गौरव का बात है कि सबसे पहली पद्मश्री, सबसे पहली नेशनल, तो इसीलिए हम लोग उस परिवार लोग से आते हैं, और हम लोग के यहाँ जो ये परंपरा है रीति रिवाजों में रचा बसा है, और इसी के कारण इस तरह के रीति रिवाज बताइए। जैसे शादी होता है, दुल्हन का घर रहता है, उसमें कोबर बनाए जाते हैं, और घर, हाँ, जिसमें दूल्हा दुल्हन रहते हैं। वो वाला कोबर है क्या, जो कोबर की शर्त जिसपे नदिया के पार बनी थी, वही वाला कोबर है ये? है नदिया के पार उसी पे बनी थी ना, कोबर की शर्त पे। कोबर जो है, जो हम लोग के रीति रिवाज, तो हम लोग के यहाँ जैसे लड़की का जो शादी होता है उसमें सिंदूर भी जाता है, तो वो एक लाल रंग का जो चित्र बना रहता है उसमें कोबर का ही, उसी में लपेट के जाता है, उसी को खोल करके लड़के का मांग बारा जाता है। और हम लोग के यहाँ कोई भी शादी विवाह उपनयन या कुछ शुभ कार्य हुए, उस ओकेजन पर ये मधुबनी पेंटिंग से पूरा आंगन मने भरा रहता है। ये जो मधुबनी पेंटिंग है, इसका सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों में इस्तेमाल सिर्फ मैथिली के इलाके में है या उससे बाहर भी, जहाँ पे मगही बोली जाती है या अंगिका या वज्जिका या भोजपुरी, वहाँ पे भी है मधुबनी पेंटिंग? कोई भी समाज कला विहीन तो हो ही नहीं सकती। हर समाज की अपनी स्थानीय कला तो होती ही है, लेकिन जब आप मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जो कहें, दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, उसकी बात करते हैं, तो ये जो मैथिल भाषा भाषी क्षेत्र है ना, वहाँ की लोक सांस्कृतिक चित्रकला के रूप में ये परंपरागत रूप से चली आ रही है, जिसका कोई
प्रशिक्षण का कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा फंक्शन में नहीं है, परिवारों में ही सिखाई गई लेकिन वो अनौपचारिक रूप से घर की महिलाओं के द्वारा जो कर्मकांड, जितने भी तरह के कर्मकांड होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक की जो भी कर्मकांड की क्रियाएं होती हैं, उसमें जो चित्रात्मक अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो दीवार पे हो, चाहे वो फ्लोर पे हो, तो दीवार पर जो पेंटिंग बनती है उसे भित्ति चित्र के रूप में, उसमें राम सीता, राधा कृष्ण, और जैसा कि इन्होंने बताया जो कोहबर, वो कोहबर जो है वो बेसिकली जब भी मिथिला में कोई न्यूली मैरिड कपल होता है तो उसका जो प्रथम 5 से 6 दिन और रात बीतते हैं वो किसी एक खास कमरे में बनते हैं, जिस कमरे को कोहबर कहा जाता है। और उस कमरे के दीवार पर जो चित्र बनती है, जिस चित्र के माध्यम से, क्योंकि पहले बाल विवाह होता था, तो न्यूली मैरिड जो बाल विवाह में थोड़े कम उम्र के होते थे, तो उनको आगे जो उनके गृहस्थ आश्रम में जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होगी, वो सारी चित्रें, उन सभी चीज़ों की बजाबते ट्रेनिंग उस चित्रों के माध्यम से उन्हें दी जाती थी। तो कोहबर घर में जो चित्र बनते थे वो आजकल कोहबर पेंटिंग के रूप में जाने लगे हैं। जी जी, जो है कोबर, आपका नाम क्या है? अलका दास जी। कोबर हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ हम लोग कास्ट हैं, तो वो उसको एक मतलब यंत्र के रूप में दिखाया था कि उसके बिना हमारे यहाँ शादी होती ही नहीं है। उसको उसका बनना अनिवार्य, उसका जो शुरुआत होती, उसको दीवार पे पहले बनता था, उसका जो शुरुआत होता था तो एक शुभ दिन देख के, जैसे किसी शादी का दिन हो या कोई भी शुभ दिन देख के शुरुआत होता था, और उसके बाद हम महिलाएं उसको गाना गा के, गीत गा के गाँव में बनता था। क्योंकि अब तो मैरिज का सब कुछ चेंज हो गया, शादी का अब वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसमें बांस बनता ही है और बहुत कुछ बनता है, लेकिन वो एक उसको एक यांत्रिक रूप दिया जाता है कि उसको पूजा के तौर पर दिखाते हैं। हमारे आपने अपने रिस्पांस में कहा कि हम कायस्थ हैं, इसका कोई जाति से भी कनेक्शन है क्या मधुबनी पेंटिंग का? मधुबनी पेंटिंग का जाति से बहुत हद तक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? बहुत कनेक्शन है, अब उतना डिटेल में तो क्रिटिक लोग ही बताएंगे, लेकिन है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि हम कायस्थ, मैं समझ नहीं पाया वो चीज़ का मतलब ये होता है ना कि हम लोग का पूजा भी होता है ना, छोटा सा भी सत्यनारायण। ये कह रहे हैं कि बिहार में जो कायस्थ समाज है वो वहाँ अनिवार्य रूप से हाँ, जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, छोटा सा पूजा भी हो ना, कुछ भी हो, भाई दूज हो, तो कुछ भी हो, तो उसमें थोड़ा सा अर्पण आंगन में देव उठाने का, कोबर का माने बेसिकली कोबर का मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं। क्या होता है ना कि कोबर, हाँ, कोबर में क्या होता है, लाल कलर को शुभ मानते हैं हम लोग, तो लाल कलर से ही होता है। कोबर में हर चीज़ होता है, चांद, सूरज, 9 नवग्रह और बांस, उसमें जो भी, ताकि वो 7 पत्ता होता है जो भगवती का स्वरूप होता है, पान सुपारी, मतलब हर चीज़, तो वो सब ये हो कि सब मिल के वर वधू को आशीर्वाद दे, आगे बढ़ने का उनमें वो शक्ति मिले, जो हमेशा वो खुश रहे। पुष्पत्र जी, जरा और दर्शकों को बता दीजिए, ये जो हमने कई कलाकारों के बारे में सुना, पद्मश्री के बारे में, पर कमर्शियली हम देखते हैं बिहार मतलब मधुबनी पेंटिंग है, और भी पेंटिंग फॉर्म्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ बहुत तरह की, जैसे कि आपने टेकुली पेंटिंग के बारे में सुना, हाँ, और भागलपुर के इलाके में मंजूषा पेंटिंग है, हाँ, और इसके अलावा अलग अलग इलाके में, भोजपुर के इलाके में भी अलग तरह की पेंटिंग है, तो अलग अलग जगह के पेंटिंग के फॉर्म अलग अलग हैं। जलवा तो मधुबनी का है, हाँ, उसमें ज़्यादा है निश्चित तौर पर। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह यह रही कि यहाँ बहुत शुरुआत से ही इस पर काम हुआ, जैसे कि मैं यहाँ जब इंदिरा गांधी के ज़माने से ही इस पर खास नज़र रहा, और वो उस समय से ही जब लोग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो लोग घर में पेंटिंग बना रहे हैं उसको कमर्शियलाइज करने की शुरुआत हुई। पहले लोग कागज़ों पर मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग नहीं बनाते थे, तो वो अपने दीवारों पर बनाते थे, फिर उनको कागज़ दिए गए, रंग दिए गए, कागज़, कैनवस, कपड़ा, हाँ, तो और इस तरह के काम उस समय से ही शुरू हो गए, और फिर उसमें एक तरह की अलग तरह की खूबसूरती भी है, रौनेस है, और अलग अलग स्टाइल उसके हैं, रंग भी हैं, उसके अलावा कलम से भी अलग पेंटिंग बनती है, तो एक जो गौंड कला में है रौनेस, वो इसमें भी दिखती है। तो ये भी कोई 2 प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि वो हाथ से बने हुए हैं। हाँ, ये बिहार म्यूज़ियम का ही जो शॉप है जहाँ पे प्रतीक चिन्ह वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा कि पेपर मैशे पे बहुत सारा मधुबनी का उन सब का काम है। हमारी एक परिचित हैं भाभी जी, हमारी चित्रा सिंह जी, तो वो तो कुशन बनाती हैं, कुशन कवर, और उस पर सब पे मिथिला पेंटिंग रहता है। में अलग अलग
चीज़ नहीं होता, एक कोबर में जो बनता है वही सब कोबर में बनता है, क्योंकि कोबर में बदलाव नहीं होता। पेंटिंग हम अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन कोबर में जो विधि से होता है वो सब कुछ होता ही है उसमें। पर कई लोगों ने कहा कि अब मधुबनी में बहुत नए नए कलर लेके आ रहे हैं, नए नहीं, आर्टिस्ट। कलर हम बांस में जैसे हरा कलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें लाल कलर के अलावा हरा, पीला, काला ये सब नहीं यूज होता। पर अब लोग तो कलाकार लोग तो प्रयोग कर रहे हैं मधुबनी में। नहीं, सजाने प्रयोग के लिए होता आप लगा है। सकते हैं, लेकिन शादी में नहीं यूज होता। शादी में नहीं, वैसे में आर्ट फॉर्म के तौर पे। हाँ, आर्ट फॉर्म के तौर पर हम किसी भी कलर का बना सकते आर्ट फॉर्म में भी बनेगा तो कोबर में जो सब होता है कोबर वैसा नहीं बनेगा, पर बाकी मधुबनी मान लिया, हम बिल्कुल नहीं बदलाव करेंगे, हम हाथ जोड़ के कहते हैं। आप कुछ बोले ही नहीं, क्या नाम है गुरु? मेरा नाम उत्सव कुमार है जी जी। आप यहीं पे ये बताइए, मधुबनी पेंटिंग करके जीविकोपार्जन मुमकिन है? हाँ सर, हाँ सर, सम्मानजनक ढंग से। यस ये सर। अभी में इसका योगदान है, खास करके माने राजस्व में। जो इसके कलाकार इतने गहन हैं, गांव में या शहर में कहीं भी जहाँ भी हैं, तो ये एक तरह का रोजगार का इसका एक साधन है, क्योंकि इसकी पहुंच विदेशों तक है। जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो मधुबनी पेंटिंग क्या किसी रोजगार का एक आपका साधन? नाम क्या है? राकेश झा ना। मधुबनी पेंटिंग एक रोजगार का साधन हो सकता है, तो ये बिल्कुल है, लेकिन इस कला में जो कलाकारों की संख्या है वो इतनी ज़्यादा है, जो इनमें रोज़गार की जब बात आप करेंगे तो खासकर ये देखा गया है, जो स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड या किसी भी तरह के अवार्डी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये रोज़गार का साधन है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए ये रोज़गार का साधन उस स्थिति में नहीं है, जो उनके वो केवल एक मधुबनी पेंटिंग करके अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो आर्टिस्टों की अधिकता इस आर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत लोग इसी को सीख के, तो एक जो आर्टिस्टों की अधिकता आई है, उस अधिकता के कारण जो स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी हैं, उनको तो एक आइडेंटिटी मिल जाती है, तो उनके लिए एक रोज़गार का बेहतर साधन हो जाता है। लेकिन जिन जो गुमनामी में रह जाते हैं, उनके लिए आज भी ये कोई बेसिक रोजगार। कोई यहाँ पे राज्य सरकार के स्तर पे वजीफा या कुछ संरक्षण के लिए कुछ काम चल रहा है सर? बताएं अशोक सर। बिल्कुल, मसलन स्टेट अवार्ड की बात हुई तो स्टेट अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट देती है, प्रत्येक साल स्टेट अवार्ड मिलता है, भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री मिलता है। तो बिहार की करीब 18 जो कलाएँ हैं, बिहार की लोक कलाएँ हैं, उसमें सभी लोक कलाएँ अपनी अपनी जगह उसके कलाकार काम कर रहे हैं। जैसे अभी पुष्प मित्र जी ने बताया कि मंजूषा पेंटिंग भागलपुर इलाके में है, टिकुली पेंटिंग पटना में है, सुजनी मुजफ्फरपुर में सुजनी कला है, एप्लिक कसीदा भोजपुर इलाके में है, मगध में भी सुजनी का बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हर इलाके में बम्बू का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हम लोग वहाँ बम्बू के आर्टिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इस तरह के बिहार में आज सभी जगहों पर ट्रेनिंग की सुविधा भारत सरकार और बिहार सरकार दे रही है। आप क्या करते हैं सर? मैं पेंटिंग करता हूँ। अच्छा, आप भी पेंटिंग, आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं? वो पेंटिंग बस सीधा समझिए, क्रिएटिव कह दीजिए, मॉडर्न। मतलब कोई उसका स्पेसिफिक स्कूल नहीं, मतलब है अभी जो वर्तमान में जो समसामयिक कला है उसको जी कंटेम्प्रेरी। किस तरह का आर्ट सीन है यहाँ पे? लोग खरीदते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं रेगुलर? स्ट्रक्चर कैसा है कला का, और कल्चर कितना है कि एग्जीबिशंस में लोग जाएं, देखें, समझें, सराहें? देखिए पटना में जो स्थिति है, तो गैलरी तो यहाँ बहुत कम उपलब्ध है, बावजूद इसके यहाँ बराबर एग्जीबिशन होता है, यहाँ के कलाकार सजग हैं। नहीं है, पर पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम में तो बोलते हैं बहुत गैलरी है। बिहार म्यूजियम में है, फिर एक ललित कला बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा पैसा लेके देते हैं क्या ये जगह? नहीं, बिहार म्यूजियम में सेलेक्टेड लोगों का होता है, सबका नहीं होता है। सबको जो राष्ट्रीय स्तर की कला, अभी खास करके बिहार म्यूजियम ने जो शुरू किया है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, या उसको राष्ट्रीय स्तर के जितने कलाकार हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ शुरू हुई है। मुझे ध्यान है, मैं पिछली बार आया था तो G20 का एग्जीबिशन था और बहुत वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन था। तो वर्ल्ड क्लास अभी एग्जीबिशन पटना में आप देख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार म्यूजियम खास करके उन वैसे कलाकारों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, और सिंहावलोकन प्रदर्शनी यहाँ ज़्यादा हो रही है अभी बिहार म्यूजियम। क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता प्रकाश है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, और हम करीब सभी क्राफ्ट पे कोशिश करते हैं काम करने का। और ये जो आपने साड़ी पहन रखी है आपने डिज़ाइन की? जी जी जी, वाह थैंक यू। और स्टेट अवार्ड और ब्लॉक ये जो आपके कानों में कुंडल हैं ये भी आपके सब हैंडमेड है, ये टेराकोटा है सर जी। ये देखिए आपका टेराकोटा यहाँ पे है। और ये झोला बैग, सॉरी जी सर, इस पे भी हैंड पेंटिंग है। ये कौन सी पेंटिंग है? ये मंजूषा का ही कॉन्सेप्ट है, पर कलर्स हम थोड़ा सा ट्रायल लेते रहते हैं।
अलग अलग कलर और थीम पे काम करने की कोशिश रहती है। जैसे अलग अलग जो बिहार का कल्चर है, बिहार का जो उत्सव है, वट पूजा, छठ है, इन सब पे भी हम जैसे ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं। महिला दिवस है, इन सब के ऊपर ब्लॉक डिज़ाइन करते हैं। लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे आजकल बड़ा सब कंपनी और हैंडल चलता है आर्टिस्टिक चीज़ों का। तो बिहार में जब इतना बड़ा कला का सेक्टर है तो कोई बड़ा एक ऐसा स्टार्टअप और या फिर स्टार्टअप के बाद कंपनी क्यों नहीं बन पाई जो इन चीज़ों को कमर्शियली वायबल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को इंगेज भी करे, उसकी मार्केटिंग भी करे, ताकि देश में दुनिया में लोग उसको बड़े पैमाने पे ख़रीदें भी। कस्टमाइज़ कोई करवाना चाहे कि हमको ये वाली पेंटिंग या डिज़ाइन इस कप फैब्रिक पे चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ? हाँ, हम तो करते हैं, ये कस्टमाइज़ करते हैं। जिसको कोई भी पेंटिंग चाहिए, एनी डिज़ाइन, उसको करेंगे। किसी भी कैसे रीच आउट करेंगे आपको? रीच आउट जैसे अब तो हम करीब 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वेबसाइट है आपकी? हाँ, वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे मेरे नाम से है सुनीता प्रकाश, और बांधनी मेरा कंपनी का नाम है। और हम जी, और 2 इवेंट हम कराते हैं, उसके थ्रू भी कई एक लोग एग्जीबिशन के अलावा, मतलब एग्जीबिशन तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग लगाते ही हैं। 2 इवेंट कराते हैं। एक अभी जस्ट हुआ है मंथन, जिसमें कि एक कोशिश रहती है कि बिहार का एक कोई क्राफ्ट लेके हर एक साल हम लोग सभी को मौका देते हैं। मतलब इसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय करती हैं? एम्प्लॉय नहीं, वो एक इवेंट होता है जो इवेंट नहीं, वैसे जो आपका पूरा ये बांधनी चल रहा है। अच्छा, उसमें जैसे हम इस तरह से भी काम करते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं वो काम करें, वो सीखने का भी उनको मौका मिलता है। और जो थोड़ा एस्टैब्लिश है, मतलब बहुत समय से मेरे साथ काम कर रही है, तो ये 2 तरह का होता है। तो वो पीस बेसिस पे भी करती हैं और जी उस तरह से, तो उससे उनको भी कुछ लोग हैं आपके, जैसे नीतू जी हैं। जी, एक से एक कौन है? नीतू जी, बताइए क्या है आर्ट का और स्टार्टअप का क्या कनेक्शन है? मेरा स्टार्टअप टेराकोटा और मिक्स मीडिया पे माटी एंड आकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से। माटी एंड आकार जी। क्या मिलता है उस पे? इंस्टाग्राम पे है ये? हाँ, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है सर, उसके थ्रू हम लोग करते हैं, और फेसबुक, और जैसे बिहार एम्पोरियम है, बिहार म्यूजियम है, ऐसे शॉप्स बिल्कुल वहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स, टेराकोटा और मिक्स मीडिया। कोई चाहे आपके पेज पे जाए, प्रोडक्ट पसंद करे, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, आप दुनिया भर में डिलीवर करा? हाँ बिल्कुल सर, ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर। ये बहुत ज़रूरी है जी, मोबिलिटी फैक्टर। जी 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 जी, क्या इस पे बोलिए, माइक पे बोलिए जी। स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार के हाँ, वो हमको जानकारी है, कल हमने बी हब में जाके हाँ, उसके तहत यहाँ डिफरेंट क्राफ्ट बेस जो है सो अलग अलग स्टार्टअप काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया जो माटी एंड कंकर उनका टेराकोटा का है, मेरा क्राफ्ट वाला करके आप जब वेबसाइट भी है, इंस्टा पर भी है, जब आप सर्च करेंगे तो मैं डेडिकेटेड मधुबनी पेंटिंग पे ही काम करता हूँ, जिसमें ट्रेडिशनल से लेकर और मॉडर्न हर तरह की चीज़ों पर काम होता है। और उसको प्रॉपर एक बिजनेस चैनल की, जैसे आपने कहा ना, जो एम्प्लॉयमेंट कितने लोग काम करते हैं, तो हम अपने फर्म के तहत अभी 20 लोगों को काम दे रहे हैं। और हमारा जो अभी टर्नओवर है साल का, वो लगभग 40 लाख के आसपास है। 20 लोगों को रोज? हाँ, और 40 लाख के आसपास टर्नओवर है। तो एक कंपनी के तौर पे, जैसा आपने कहा जो बिहार से भी तो कोई नहीं निकला है, तो मैं एक ब्रांड नेम डेवलप करने की कोशिश क्राफ्ट वाला अच्छा, चलिए, आप लोग थिएटर से हैं और संगीत से हैं, क्या नाम है आपका? जी, रेखा झा। रेखा जी, नमस्ते रेखा जी। रेखा जी का एक परिचय ये है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो गाना है वो मनिया बोनी ने गाया है। ये बताइए, जब आप उसके पहले भी लोकगीत गाती रही हैं? थोड़ा बहुत सर, ऐसा कुछ मानसिकता नहीं था जो मतलब गाएंगे या घर में गाते थे? मेरे पिताजी म्यूजिक टीचर थे। क्या नाम है आपके पिताजी? श्री हरिहर पाठक, अब तो नहीं रहे। श्री हरिहर पाठक? जी जी। अच्छा, आपने उन्हीं से सीखा? जी, अब तो स्वर्गीय हो गए। जी जी। आप भी म्यूजिक सिखाती हैं अभी, लोकगीत वगैरह? सर अभी हम कुछ दिन, मतलब कुछ महीनों पहले से बस अब शुरुआत कर रहे हैं। ये बताइए रेखा दीदी कि जैसे फिल्म में गाना आ जाता है, उसके बाद जीवन कितना बदल जाता है? क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने तो बड़े हिट हुए, मेरा खूब इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा आपका तब? जी, इतना सारा कागज रखा हुआ है, और पूरा 2 रैक जो बड़ा बड़ा होता है ना ऊपर में, वो पूरा सम्मान से मेरा भरा हुआ है। अरे वाह। तो सब कुछ है, लेकिन बदलाव आया जीवन में। कैसे पहुंची स्नेहा खनवलकर आप तक? सर ये पता नहीं, हम नहीं बता सकते, ये सब लगता है ईश्वर का, मतलब सब जो है कृपा। हम तो घर से निकलने वाले भी नहीं, मतलब हम घर से भी नहीं निकले थे। और कैसे पुरस्कार के बाद कैसे बदलाव? और फिर आपने और किसी फिल्म में या म्यूजिक एल्बम में काम किया, गाना गाया? जी सर, कुछ जो है सो अपना गाते, और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया परिस्थिति। उस गाने के बाद
मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, दोनों किडनी फेल हो गया था सर। तो उस वक्त से जो है ना, और 5 बच्चे थे, तो उस वक्त से पानी लेके नहीं सर, पानी नहीं पिया। अभी ठीक है? नहीं सर, वो 2.5 साल हो गया नहीं रहे। I'm so sorry। तो बीच में बहुत गड़बड़ाया। ये लीजिए, आप आंसू पोंछिए। नहीं सर, नहीं, पूछो, ठीक है, आपका बात मेरा आंसू पोंछ रहा है और आप लोग का सम्मान पोंछता है मेरा आंसू। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपका भाई हो छोटा। तो बस जीवन में मेरे, बस ईश्वर हमको इसी काम को दिए थे। और जी, और कहता है जो एक रास्ता बंद होने से पहले ही एक रास्ता खोल देते हैं भगवान, तो वही, बस वही ईश्वर ही समझिए, ईश्वर भगवान ही बन के स्नेहा आई। और अनुराग जी जैसे व्यक्ति, वो हमको फ़ोन करके कहते हैं जो आपको आना है, बॉम्बे आना है, आप जैसे आइए, 4 व्हीलर से आइए, प्लेन से आइए, मतलब कैसे आइएगा वो नहीं, बस आप आ जाइए। तो ये सब मेरे जीवन में जो है सो पहले जो गलत जो होने वाला था, इससे पहले ये अच्छाई मेरे जीवन में आ चुका था सर। और उसी के माध्यम से हम अपने बच्चों को बड़ा किए। और बहुत बीच में जो है सो बस समस्या, तो अब थोड़ा सा राहत मिला है सर। और संघर्ष के बूते आप उभरी हैं। जी, बहुत बस वही, बस ईश्वर और आपकी मेहनत भी। इसके आपने बाद हार नहीं मानी? नहीं सर, मेरे सामने 5 बच्चे थे, अकेले रहते तब तो छोड़ देते सब कुछ। और सब बच्चा सब भी उतना बड़ा नहीं था, जो छोटा भी नहीं था जो उसको हम कुछ पढ़ाई रोक सकते थे, बड़ा भी नहीं था जो वो कहीं जा सकता था। और मैम, ये सुनीता प्रकाश मैम लोग जानती हैं, हम बहुत ये इन लोगों का मतलब बहुत हम आभार, हम क्या बताएं, बहुत मेरा जो है सो ये अभी भी देखे होंगे जो आए हैं तो कितना प्रेम से बात कर रही थी। और अब सर बस वही सब काम, यही तो सिर्फ भगवान हमको काम दिए मात्र। हमको ना मोबाइल चलाने आता है, ना हम मोबाइल चलाना नहीं आता आपको? बस रिसीव कर सकते हैं सर। रिसीव कर लेती हैं? बस काटना और रिसीव करना, इसके अलावा नहीं कुछ। इतना ही काम ठीक है फ़ोन का दीदी। तो बस संगीत दिए भगवान जी, तो बस और उसी के माध्यम से हम अपने बच्चों को, आज संगीत अगर नहीं मेरे जीवन में, अगर स्नेहा मेरे जीवन में, अनुराग जी नहीं ये लोग आए रहते तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन यही एक गाना जो कहता है नरसिंह मेहता को वैष्णव जन अमर बना दिया, उनके जीवन में एक। गुनगुनाती हैं आप ये भजन? जी, सुनाएंगे? गुनगुनाएंगे, क्या गाते हैं, बहुत पसंद। और इसके जो शब्द बने हुए हैं, वो शब्द पूरे कभी अच्छे से आप समझिएगा, पढ़िएगा सर। अरे पहले आप थोड़ा सुनाइए तो हमको एक पद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो पर दुखे उपकार करे तोई, पर दुखे उपकार करे तोई, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। और बहुत सुंदर, ये गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक था, है बहुत ही मार्मिक भजन है ये आपका। एक बात बताइए दीदी, जैसे यहाँ पे बिहार की बहुत सारी भाषाएं हैं, मैथिली है और सब भाषाएं हैं। भोजपुरी संगीत के बारे में जब भी बात होती है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भोजपुरी में जो पॉपुलर गाने हैं, चलन में गाने हैं, उसमें अश्लीलता को लेकर एक बड़ा वर्ग शिकायत करता है। इसको लेके आपका क्या सोचना है? सर ऐसे किन्हीं का भी बुराई जो है सो नहीं कर सकते हैं, लेकिन
शब्दों को लेके थोड़ा सा दिक्कत तो पहुंचता है ज़रूर से। जो भी है हमारे बच्चे जो है सो, और हम अच्छे सब जो भी गीत बनाए, भोजपुरी हमारे यहाँ पहले भी भोजपुरी बनता था, तो थोड़ा सा शब्दों को लेके तो लगता है दिक्कत। लेकिन अब क्या कहा जाए सर, हम क्या कर सकते हैं। आप विनम्र व्यक्ति हैं इसलिए बहुत है। ऐसे भी हम मिथिलांचल से हैं और मैथिली भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं और बाकी भाषा भी गाते हैं, जो भी हिंदी भी गाते हैं, जो भी अभी गाए वैष्णव जन। तो मेरा जो भी अपना गीत रहता है, हम सबसे पहले हम अपने शब्दों को जो है देखते हैं, जो हम गा क्या रहे हैं, क्या हम आपके सामने परोस रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं भी संगीत करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र संगीत है। नाम ही है सत्येंद्र संगीत, वाह बहुत सुंदर। तो आप गाते हैं या कंपोज करते हैं? नहीं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, कुछ बच्चों को सिखाते भी हैं, मतलब संगीत ही करते हैं। उसमें भी कोई स्पेसिफिक विधा? स्पेसिफिक मैंने ऐसे तो शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, रहा हूँ और रहूँगा, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले से मैंने फोक को पकड़ा, बिहार के ट्रेडिशनल फोक को, जैसे हमारी शारदादी करती हैं, तो इस तरीके के लोक संगीत को मैंने पकड़ा। और एक नेशनल लेवल का दैनिक जागरण का एक कंपटीशन था, एक तारा के सितारा, तो उसके हम विनर हुए थे। अरे वाह, बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया आपका। तो उस समय से मैं कर रहा हूँ। आप लोग थिएटर वाले हैं, थिएटर का क्या मंजर है? हमारे एक दोस्त हैं निहाल पाराशर, यहीं की पटना के, उनका एक बड़ा मशहूर प्ले है पटना का सुपर हीरो है। यहाँ पे तो काफ़ी हुआ है मंचन। हाँ, रीजेंट सिनेमा हाउस ऑफ वैरायटी में। तो पटना में खूब थिएटर ग्रुप हैं, बिहार में खूब थिएटर ग्रुप हैं। कौन से नामचीन थिएटर ग्रुप हैं यहाँ पे जितने एक्टर? जी, मेरा नाम रूबी खातून हुआ, मैं 14 वर्षों से रंगमंच से हूँ, बिहार से हूँ, और यहाँ जितने एक्टर नहीं है उतना थिएटर ग्रुप है। अरे बाप रे, बिल्कुल सर, बिग रिमार्क। और जितने एक्टर नहीं उससे ज़्यादा थिएटर ग्रुप है। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना मंचन कालिदास रंगालय में ही होता रहा है। अभी तो फिलहाल वो खंडर हो गया, मैंने क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर आजम हुआ और मैं एक्चुअली चंपारण से हूँ। और रंगमंच से मेरा मैंने कहा जाता ना कि 7 खानदान तक कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा। क्योंकि एक तो मुस्लिम में कहा ही जाता है कि फिल्म नाटक ये सबसे एकदम दूर रहो, नहीं तो फिर तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो। ऐसा कहा जाता है? हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने कहा कि भाई आपको शौक नहीं था जन्नत का? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि बहुत सारे मौलाना कहते थे कि भाई फिल्म की जितनी भी हीरो हीरोइन है सबके सब जहन्नम में जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि तो नहीं, मैंने ये कहा कि भाई तू उसी में जाने में ज़्यादा मज़ा है। हाँ। बाकी मौलाना लोग से लेकर के जो भी जन्नत में जाएंगे वो लोग तो झांक करके हम ही लोगों को देखेंगे ना। चूँकि उसमें तो कोई मनोरंजन नहीं। नाराज हो जाते होंगे आपकी इन बातों? पूरा नाराज हो जाते थे। उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो, तुम ये छोड़ करके जा रहे हो। क्या होता है काफिर? यानी वो एक शैतान का वो दर्जा जो होता है, वो शैतान उसको कहा जाता है। यानी जो शैतान तो हमारे यहाँ कोई बच्चा है बदमाशी कर रहा है, बड़ा शैतान। माने एक मुसलमान का जो शब्द है उससे थोड़ा हट के। क्या कह रही हैं? काफिर इससे कहते हैं जो आस्तिक नहीं है। जो आस्तिक नहीं वो काफिर है। हाँ, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो नास्तिक हुए हैं। हाँ, तो कुफ्र करने वाले को काफिर कहते हैं। कुफ्र मतलब होता है कि आपने भगवान को किसी भी तरह से अगर डिसरिस्पेक्ट किया, देन यू आर। कौन से भगवान को? अगर मुस्लिम के हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह को। और अगर आपने भगवान, और अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हो, किसी और धर्म को मानते हो, तो आप उस धर्म के हो, पर इस्लाम की तरफ से आप काफिर हो क्योंकि आपने अल्लाह को नहीं माना। काफिर उसी को कहा जाता है। हाँ? तब तो फिर हिंदुस्तान में सब काफिर ही हैं, कुछ एक मुस्लिमों को छोड़ दें। मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं तो उनको काफिर ही कहा जाता है। अच्छा जी। तो हाँ, धर्म नहीं, धर्म से वो अलग है। यानी जो मुस्लिम धर्म की जो माने कथन है, उनका जो अपना ये है रास्ता है, उसको जो नहीं अपनाते हैं उनको काफिर ही कहा जाता है। क्या करेंगे वो काफिरों को? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दिक्कतें होती है, जैसे ये तो पुरुष हैं तो इन्होंने अपनी बात, मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा नाम रूबी खातून है, तो इनके यहाँ जो दिक्कतें हुई उससे ज़्यादा मेरे यहाँ दिक्कतें हुई थी। क्योंकि हमारे में मज़हब में क्या होता है कि लड़की है तो हिजाब में रहिए, पर्दे से पर्दे तक नहीं जा सकते। पर्दा मतलब टीवी, क्योंकि हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं। पर्दे से पर्दे तक नहीं जा सकते? जी हाँ, तो मेरा सफ़र तो वही है, पर्दे से पर्दे तक। मतलब मैंने नकाब निकाला, ये पर्दा हटाया और मैं उस पर्दे पे तक का सफ़र अभी मैं जारी रख रही हूँ। इसी के लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। एक हमारे रविकांत जी हैं, इन्हें भी अभी इसी वर्ष मिला है। अरे आपको भी बधाई रविकांत जी। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके कहा जाता है कि थिएटर
मतलब अभी भी हम उस समस्या से जूझ रहे हैं ना। अगर हम बिहार की बात करें, मैं बिहार में हूँ, यहाँ मैं रंगमंच करती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं जैसे ही बोलती हूँ ना थिएटर करती हूँ, तो थिएटर मतलब अभी भी ना यहाँ नाचने वाली और गाने वाली ही समझा जाता है। ऐसा? हाँ, हमें सबसे पहले अपने घर में, जैसे मैं जब रंगमंच पे आया तो उधर गांव में लोग ये समझते थे कि वो थिएटर जब भी कहते तो सोनपुर समझ जाता गुलाब लोग। थिएटर, शोभा सम्राट थिएटर, जिसमें लड़कियां नाचती हैं, यही समझा जाता है। और अभी भी इसी से हम लोग जूझ रहे हैं और पता नहीं कब हमें सच में उस तरीके से सम्मानजनक रूप में हम सबों को देखा जब आप थिएटर में आई तो आपके फैमिली का या रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? बहुत ख़राब था। मतलब मम्मी पापा में तलाक तक हो गई थी, होने वाली थी, लेकिन बच गया। फिर पापा बोले कि या तो तुम रंगमंच छोड़ो या तो घर छोड़ दो। मतलब हम इतना टेंशन लेके नहीं रह सकते, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं हो ना, घर है, समाज है, परिवार है, सारे लोग हैं। मतलब अभी भी अब तो जाके चीज़ें ठीक हो गई हैं, जब पेपर में नाम आने लगा, टीवी में आने लगा। मैं दूरदर्शन में भी एंकरिंग करती हूँ। है सर, है, लेकिन कर रहे हैं, जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। थिएटर में क्या है कि हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्या? गाँव में तो इस्लाम धर्म के जो लड़कियां हमारे यहाँ सीखने आती थी, उनको पेंटिंग भी नहीं बनाने दिया जाता। वहाँ के जो मौलवी थे, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, वो कहते थे कि हमारे धर्म में फिगर नहीं बनाया जाता है ना। और उनके यहाँ मतलब खाने तक का दिक्कत है, भाई कुछ बना लीजिएगा तो कुछ सेल हो जाएगा, कुछ आपको इनकम हो जाएगा, तो उनको वो भी नहीं बनाने दिया जाता था। क्या कह रही है? मुझे अपनी फैमिली से बॉयकॉट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बेसिकली टिकुली पेंटिंग में जो भगवान होते हैं उनकी पेंटिंग्स बनती है। किन भगवानों की? जैसे राम जी की स्टोरी, कृष्ण जी की स्टोरी, गणेश जी की स्टोरी। और मैं गणेश जी पे ज़्यादा वर्क करती थी। और घर में जैसे मेरी जो मदर हैं वो इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, तो पेंटिंग्स मेरी रखी रहती थी। तो आप सामने किसी मूर्ति को देखकर नमाज आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सुनना पड़ता था। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो बड़े पापा लोग या चाचा लोग, वो लोग बोलते थे या तो इस लड़की को घर से निकालो या तो फिर तुम लोग अलग हो जाओ। ऐसा था। और मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे वो मुझसे बात करना बंद कर दिए थे, मुझे किसी शादी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता था, ये सब होता था। आपको उन्होंने बात करनी बंद कर दी, शादी फंक्शन नहीं बुलाया, आप आज मीडिया पे आ रही हैं अपनी कला की वजह से, ठीक है। और ये आपको पता भी है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मुझे कहने की जरूरत है, ठीक है। ये मजहब वजहब सब बाद में आए हैं, कला उसके पहले से। हाँ, पर जैसे जैसे आप उसमें काम करते जाते हैं, आर्टिस्ट के लिए तो कला सबसे पहले आता है। और कैसे सबका धर्म इतना कमजोर होता है कि दूसरे धर्म की प्रतिकृतियां बनाने से कमजोर हो रहा है? नहीं, वो धर्म फिर मजबूत भी हो जाता है। जब जैसे आप अपने आप को साबित करते हैं, तो वैसे ही आपका नज़रिया तुरंत बदल जाता है। आज के डेट में मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, लेकिन अब आप एक नामचीन आर्टिस्ट हैं। जी, इसलिए नामचीन तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी किया है तो उस हिसाब से वो लोग। मॉडेस्टी भी है, नामचीन भी है, मॉडेस्ट भी है, ये अच्छी बात है, विनम्रता रहनी चाहिए। आप लोगों को भी ये कुछ इस तरह का, मैं आता हूँ, कुछ ऐसे कला को लेके कभी कोई भेदभाव तो नहीं सहना पड़ा? नहीं, क्योंकि मेरी नानी सास जगदम्बा देवी वो सबसे पहली पद्मश्री हैं। अच्छा, आप लोग एक फैमिली से हैं? जगदम्बा, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं। ओ आई एम सो सॉरी, क्योंकि उन्होंने कहा जगदम्बा देवी जी हमारी दादी, नानी। अच्छा, और आपकी नानी सास? अच्छा, उन्हीं से मेरी सास सीखी। तो आप दोनों में बढ़िया आर्टिस्ट कौन है? नहीं, इसका पेंटिंग महंगा बिकता है। नहीं, वही लोग। ये नेशनल है और ये स्टेट लेवल का है। नहीं, लेकिन माँ के मतलब सास और इन्हीं के प्रयास से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या आज राजकुमार भैया को राजकुमार भैया खुद सरेंडर। सभी लोग जानते हैं हम कला के प्रति, चाहे वो टिकली कला हो, मंजूषा कला हो, और कोई भी कला। आप ये बताइए, आप में और बहन जी में ज्यादा अच्छा? रेखा झा जी हैं, इनको एक दिन हमको फ़ोन की, आप बोले कि हमको कला का, तो जो हो सकता है मदद करने का प्रयास करते हैं। तैयार करके रखें, जो नहीं भी मिलेगा तो हाँ, इनको मिल जाए। ये और जुझवा रहे हैं। नहीं, पर ये बताइए कि अगर हमको एक पेंटिंग खरीदना हो तो आपका बनाया हुआ खरीदे या बहन जी के हाथ का? आप जिनका पसंद हो खरीदिए, उसमें अच्छा, ये नहीं कह रहे हैं कि वो नेशनल आर्टिस्ट हैं? नेशनल मिला, अरे सब घर के माहौल से, मेरी माँ है, माँ से हम लोग सीखे, इसी तरह बढ़ा। पति को मिला या पत्नी को मिला, एक घर में मिला। बिल्कुल, सप्तपदी के बाद एक हैं। इसमें कला में जो है, देखिए मंजूषा नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, है तो पत्नी ही ना भाई। हाँ, ये बात भी है, घर में ही है मामला है। मतलब
मैं अपनी सास से और इन्हीं की सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब के सपोर्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि जब मैं शादी करके आई तो यही माँ से सीखी, मतलब सास से, उन्हीं के साथ जाना आना, फिर इनके साथ से हर जगह जाना आना, तो उन्हीं के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची, तो कोई अलग नहीं है। क्या नाम है दीदी आपका? विभा लाल। विभा। तो ये विभा जी हैं और ये विभा जी के पति हैं। मैं ऐसे परिचय करवाऊंगा राजकुमार भैया का। नहीं जी हाँ, बताइए भाई साहब, आप रह गए, क्या मंजर है थिएटर का, कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ, कितना कल्चर है स्कूलों में कॉलेजों में? जो पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत अच्छा हो रहा है, सारा काम अच्छे हो रहे हैं, पर क्या है कि उसका व्यावसायिकरण नहीं है। मैंने पैसा लेके लोग थिएटर देखने नहीं जाते हैं। नहीं, तो ये विडम्बना है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो। तो जो बिहार में पोजीशन है वो सारे जगह उसी तरह का है, लेकिन महाराष्ट्र में और इस जगह जो हाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत एकदम हाउसफुल शो। नहा धोआ के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाता है। यहाँ तो कोई भी आदमी किसी भी तरह चला, फ्री है चलो टाइम काट लो, ये थोड़ी सी वहाँ तो बड़ा एक वो बड़ी आउटिंग है। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग दावे और वादे, क्या आपको लग रहा है कोई राजनीतिक पार्टी या कोई नेता इस चीज़ को लेके फिक्रमंद है, अलग अलग आर्ट फॉर्म वो कैसे संवर्धित हो स्कूलों में कॉलेजों में समाज के स्तर पे, कोई लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी को चिंता इसलिए कि कलाकार को खुद ही चिंता नहीं है कि हमारा मिनिस्टर या हमारा एमएलए किस टाइप का होगा। तो जब हम ही खुद सजग नहीं है तो चूंकि वो इस विधा को जानते नहीं है तो वो क्यों इसका माने प्रोत्साहन देंगे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कला को सहेजने के लिए बेहतर है कि पहले कलाकार को सहेजा जाए। भूखमरी के जो शिकार है कलाकार, उनको कैसे पहले उनको जीवित किया जाए, इसका कोई उनके पास प्लान ही नहीं। दरअसल कोई भी स्टेट या देश जब तक उसकी सांस्कृतिक नीति नहीं होगी तो संस्कृति का विकास उस पैमाने पर नहीं होगा। रोड मैप होना चाहिए। और ये अच्छी बात है बिहार के कलाओं के लिए कि यहाँ के जो कलाकार हैं ना खुद कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। हाँ, और ये है कि बिहार में इन दिनों थोड़ा सा जब से मतलब हम किसी की तारीफ़ करते हुए भी तारीफ़ कर रहे हैं, श्री नीतीश कुमार के राज्य में नहीं, किसी ने अच्छा काम किया है तो खुल के कहिए। जैसे ये मतलब कि अंजनी बाबा और नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है, और इस संस्था में एक अशोक कुमार सिन्हा जैसे लोग आए हैं जो कला प्रेमी हैं और कलाकारों की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन सबसे मेरा मानना है जब तक राजाश्रय मतलब कि राज्य का सपोर्ट कलाकार को नहीं, राज्याश्रय और समाज की रुचि बहुत जरूरी है। और समाज में धीरे धीरे लोगों ने क्या हो, जब रूबी कह रही थी, जब आपको सम्मान और दूरदर्शन ये जब मिलने लगता तो परिवार वाले लोग भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि कला की बड़ी ताकत है। आज रवि को अगर कोई जान रहा है तो वो कला और संघर्ष के बलबूते जान रहा है। आज भी समाज में हम लोग अगर किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि रंगमंच कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, तो कितना कमाल है लो, ये लैंग्वेज आज भी जिंदगी की सारी योग्यता इसी से तय होनी। जी बताइए। सर हमारा ये कहना है कि ये ब्लेम करने के जगह कि नेता नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक छोटी शुरुआत कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक सवाल चूंकि ये था ना कि राजनेता हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, विपक्ष में आते हैं, उस पॉलिसी की ज़रूरत या क्रिटिसिज्म पेश करते हैं, तो सवाल ही ये था कि राजनीतिक दल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आर्ट कितना आता है या आर्ट से जुड़े मुद्दे कितने आते हैं। जी, हम ये करें कि जैसे हम अगर एक छोटी शुरुआत करें और उनको बुलाएं, जो कि हमने जैसे किया, मान लीजिए अगर एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनको बुलाएं तो वो देखें जाने कि बिहार के उनको आर्टिस्टों को इन्वॉल्व करना होगा और हाँ पॉलिटिशियंस को भी बुला करके जैसे कार्यक्रम करें, तो ये हम एक कोशिश अपने तरफ से करते हैं। बेसिकली सर कलाकार बहुत कम संख्या में है और जब पॉलिटिशियन को संख्या बल चाहिए, तो जब तक हम लोग बहुसंख्यक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने को है। चूँकि हम लोग भी कई एक बार बिहार कला मंच की ओर से सीएम से और यहाँ के सरकार से हर समय मिलते रहे, वार्तालाप करते रहे। चूँकि अल्पसंख्यक होने से और एक यूनिटी नहीं होने से हम लोग हाशिए पे, कलाकार कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है, दोनों बिहार में हाशिए पे। बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि जब काम करते रहते हैं तब ठीक है, बट जब वो 60 इयर्स के हो जाते हैं और काम मैंने बहुत लोग जो भी एक पेंशन का अमाउंट बहुत ही कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम भोला कुमार पंडित है। और कलाकार के लिए तो बहुत सारा काम किया जा रहा है, लेकिन कलाकार करे तब तो। अच्छा, कलाकारी गड़बड़ कर रहा है। तो बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन कलाकार करे तब तो। देखिए अभी पीएम विश्वकर्मा, एक मिनट सर बात करिएगा, हम बात करते हैं। अभी कलाकार को शांत रहे, चित्त शांत बोले उसको। अरे हम शांत करा रहे हैं ना उनको, आप अपना चित्त शांत करिए। हाँ अब सर देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना वाला जो है सो लॉन्च हुआ है 17 सितंबर 2023 में। अभी जितने भी कलाकार हैं उसमें फॉर्म भर रहे हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। अभी जो है सो उद्यमी योजना पे जो है सो काम चल रहा है, जितने भी कलाकार फॉर्म भरे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। जी क्या कह रही हैं?
उद्यमी योजना का एक कैंडिडेट मैं भी हूँ। 10 लाख हम लोगों को अलॉट हुआ था पर हमें मिला नहीं 10 लाख। नहीं मिला? काम नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा? काम करने वाले को तो मिलता है। अब हम लोग को मिला था, हमें स्टेट, जी सर, स्टेट अवार्ड। वो तो लगता है कि पद्मश्री मिलता है, लेकिन जो लोग को पद्मश्री मिल जाता है तो उनको कुछ मासिक कुछ भी, अच्छा, उनको पेंशन वगैरह भी मिलेगी। जी, बस उसी शेर से और फिर दीदी के गाने से। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ किसका लिखा हो। भाई साहब कह रहे थे न हम राज सत्ता के खिलाफ और कलाकार अपने संग कि उस वक्त समझ लेना। भाई साहब सुनिएगा, भाई साहब आपके लिए है, आपके लिए है। उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है जब आईना सच कहने से इनकार करेगा। क्या बात है। इसी के साथ जी दीदी आप नहीं सर, आप समय कमी, सॉरी सर, बहुत छोटा शब्द में हम एक लाइन बोलना चाहेंगे। थोड़ा हट जाइए, उनको जरा मेरे सामने। आप सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ कला को कद्र नहीं किया जाता है, ठीक है ना? तो हमारे जैसे अरे कुछ तो किए हम, तो आप कौन से कलाकार को ढूंढ के काम देते हैं? अभी इतने बड़े चौड़े सीने से बोल रहे थे, जो नहीं काम दे रहे हैं तो ढूंढ नहीं तो एक को ठीक है, अच्छा काम ठीक है आप दे रहे हैं, तो आपके दरवाजे पे जो जा रहा है उनको मिल रहा है काम, आप क्या ढूंढ के दे रहे हैं? आपको पता भी है आपके शहर में कितने कलाकार हैं? एक हम ही नहीं, जरूरत क्या? आप लोग बाद में करते रहिएगा बहस। आपके ऑफिस में जाया जाएगा तो वहाँ से भी, अच्छा पुरुष तो जा भी सकते हैं, बताइए भैया, महिला क्या करेगी? महिला कितना बार आपका दरवाजे पर जो है सो कितने बार आपके दरवाजे पर ये करेगी? और जिनको मान सम्मान लगता है जो हम अपना बचाएं। भाई साहब देखिए, ये एक सेकंड गुरु, हमारा आवाज़ बहुत ऊंचा है, थोड़ा रुक जाइए, क्या लेने दीजिए बात। जो महिला अपने इज्जत को बचा के, हमारे जैसे और भी महिलाएं होंगी और भी क्षेत्र में होंगी, तो हम तो झेले हैं इन चीज़ों को, और समावेशी बनाए जाए, और झेले हैं। सौरभ जी की आत्ममुग्धता बहुत है। मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और अगर हमको अगर काम अगर मिल रहा है तो सब कुछ अच्छा है, हमको नहीं मिला। हमने ये सोचा था कि आखिरी में आप गुस्सा मत होइए, है आप और आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, उनका एक पक्ष आपका एक पक्ष है। हाँ, हमने ये सोचा था कि हम रेखा दीदी के एक लोकगीत से बातचीत खत्म करेंगे, आप हमको एक लोकगीत सुना दीजिए। फिर कहाँ का? मिथिलांचल का, आपका दिल, शिव पार्वती जी का। जी बिल्कुल ठीक है। शिव जी पार्वती जी सारे देवियों को जेवर जेवरात सबके पास था, और पार्वती को हमेशा ललसा लगा रहता था, उनके पास सब कुछ। शिव जी इतने बड़े देवों महादेव, लेकिन शिव जी के घर में कुछ नहीं। तो एक दिन अनुरोध की तो उस पर गुस्सा गई, पार्वती गुस्सा गई, तो शिव जी उनको मनाते हैं। कैसे? नहीं, ये गीत आप नहीं सुनी है। सुनाइए। कौन गहना गौरा, कौन गहना गौरा, कौन गहना, बाजू बाजू हे गौरा लेब कौन गहना, मानू भवानी हमार कहना। अब देखिए शिव जी के पास क्या है और वो किन चीज़ों का जेवर दे रहे हैं पार्वती जी को। काराओ छारा करे तक बनाए, करे सर्प होता है। काराओ छारा करे तक बनाएब, साखर के सिकरी सोहागक सजाएब। साखर भी सांप होता है। और गहुमन के अनुपम कमाल कंगना, मानू भवानी हमार कहना, बाजू हे गौरा लेब कौन गहना। इतना सुंदर, वाह। इसीलिए सुरीले नोट पे यह बातचीत समाप्त करते हैं। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। अपने आसपास देखिए कितनी प्रतिभाएं हैं, कितना संगीत है, कितनी शास्त्रीयता है, बशर्ते हमारे अंदर
सुनने का सबसे ज़रूरी हुनर हो। गांव देश में यूं ही भटकते रहेंगे, लोकतंत्र की अलग अलग ध्वनियों को सुनते रहेंगे। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।